माँ का प्यार। गंगापुर नाम के गांव में कमला नाम की एक दूध वाली रहा करती थी। उसे एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था सुमन। सुमन दिखने में बहुत खूबसूरत थी और काफी समझदार भी थी। वो अपने माँ से कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। अब सुमन 5 साल की हो गई थी और कमला ने उसका स्कूल में दाखिला कर दिया था। सुमन स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करती थी और उसी के साथ साथ घर आकर अपनी माँ को भी उसके कामों में मदद करती थी। दिन ब दिन सुमन बड़ी हो रही थी। जब सुमन छोटी थी तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी कमला पर थी। ऐसे ही एक दिन सुमन को बहुत तेज बुखार आया और कमला उसे उठाकर अस्पताल में लेकर गई। अरे बिटिया, आंखें खोलो, हम अस्पताल जा रहे हैं। माँ, बहुत थकावट लग रही है मुझे। बेटा, बहुत तेज बुखार होने के कारण तुम्हें थकावट लग रही है। बस हम पहुंच ही गए, चलो। अस्पताल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। इसे थोड़ा तेज बुखार है, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप सुबह शाम देते रहना। जी डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर कमला सुमन को लेकर घर चली आती है। कुछ समय बाद उसे खाना खिलाकर दवाइयाँ देती है। शाम होते होते उसका बुखार कम हो गया। बेटी, कल घर पर रहकर ही आराम करना, ठीक है? हाँ माँ। चलो अब हम सो जाते हैं। कमला और सुमन सो जाती है। अगली सुबह उठकर कमला अपना काम पूरा कर लेती है और दूध बेचने गांव में चली जाती है। यहाँ सुमन घर में ही रहकर आराम कर रही थी और साथ ही में घर के छोटे मोटे काम भी कर रही थी। तभी सुमन की सहेली रश्मि उसके घर आई। अरे सुमन, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? मुझे कल बहुत तेज बुखार था, इसी वजह से मैं आज स्कूल में नहीं आई। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, चलो हम खेलते हैं। ऐसा कहकर सुमन और रश्मि आंगन में खेलने लगी। बहुत देर खेलने के बाद दोनों थक गई और सुमन आराम करने घर में चली आई। सुमन थोड़ी ही देर में सो गई और कुछ देर बाद उसकी माँ घर आई। बेटी रश्मि, तुम कब आई? चाची, मैं कब से आई हूँ। हम दोनों ने बहुत खेल खेले, इसलिए सुमन बहुत थक गई है और वह सो गई। अब आप आ गई है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। कमला सुमन के पास बैठकर उसका बुखार देखती है। अब सुमन को बुखार नहीं था, इसीलिए कमला अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर बाद कमला को सुमन की आवाज आई। माँ, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम खाना खाकर दवाइयाँ ले लेना, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। ऐसा कहकर कमला उसे खाना खिलाती है और दवाइयाँ देकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन एकदम ठीक ठाक हो गई और कमला भी हर रोज की तरह दूध बेचने लगी। इधर सुमन भी स्कूल जाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल से आते वक्त सुमन को रास्ते में एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया जो जख्मी था। सुमन उसे उठाकर अपने घर लेकर आई। कुछ देर बाद कमला घर आई। बेटी सुमन, ये कुत्ता कैसे आया हमारे यहाँ? अरे माँ, रास्ते में इसको जख्मी अवस्था में देखा तो मैं उसे उठाकर घर लेकर आई। अच्छा ठीक है, चलो हम इसे पट्टी बांध देते हैं। हाँ माँ। कमला ने उस कुत्ते के पिल्ले को उठाया और उसकी मलहम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वो कुत्ते का पिल्ला ठीक ठाक हो गया और सुमन के साथ मजे से खेलने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब सुमन बड़ी हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। कमला को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सुमन को फिर से अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कमला से कहा, पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, हमें जल्द से जल्द कोई किडनी डोनर ढूंढना होगा। मगर डॉक्टर साहब, किडनी कौन देगा? आपके खून के रिश्तेदार किडनी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मेरी बच्ची को किडनी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। उसी दिन शाम को ऑपरेशन होने वाला था। कमला घर जाकर अपने सारे काम निपटाकर वापस अस्पताल में आ गई और वो भी एडमिट हो गई। दोनों माँ बेटियों का ऑपरेशन सफल रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन एकदम स्वस्थ हो गई और कमला उसे लेकर घर लौट आई। ऐसे ही एक दिन सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन मेरे साथ आपको क्यों रखा था अस्पताल में? अरे बेटा छोड़ो वो सब, तुम ठीक ठाक हो, यही बहुत है मेरे लिए। माँ बताओ ना मुझे, तुम्हें मेरी कसम। बेटा, उस दिन तुम चक्कर आकर गिर गई थी और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने मेरी किडनी तुम्हें दे दी। माँ, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब क्या हुआ है रोने को? माँ,
मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी माँ मिली है। और मैं तुमसे ज्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। अब रोना बंद करो। उस दिन के बाद सुमन कभी बीमार नहीं पड़ी और अपनी प्यारी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, हमारी माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। हमें हमेशा माँ का ऋणी होना चाहिए। श्रीरामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा राजू रहा करते थे। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हमेशा मेहनत करते और अपना पेट पालते थे। अरे शीला, चलो जल्दी खाना दो, मुझे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। हाँ जी, बस 5 मिनट और। कुछ देर बाद शीला खाना लेकर आती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अजी, कल आपको इतने जल्दी क्यों जाना है? अरे भाग्यवान, कल खेतों में बहुत सारा काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ठीक है। अब बातें बंद करो और तुम भी सो जाओ। हम्म। अगले दिन मोहन सूरज निकलने से पहले ही खेत में जाता है और काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और अंधेरा पड़ जाता है। मोहन खेत से निकल ही रहा था कि तभी उसका पाँव एक सांप पर गिर गया। उस सांप ने मोहन को काट लिया। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाम हो जाने की वजह से सब लोग अपने खेतों में से घर गए थे और मोहन के चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग खेत में आए और उन्होंने देखा कि मोहन बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। चलो जाकर देखते हैं। गांव वाले मोहन के पास जाते हैं। अरे मोहन भाई, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन मोहन नहीं उठता। तभी एक आदमी की नजर मोहन के पैर पर पड़ती है। अरे मोहन भाई को तो सांप ने काटा है, ये देखो उसके निशान। सारे लोग मोहन को उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं। अरे, क्या हुआ है मेरे पति को? आप सभी ने ऐसे क्यों उठा कर ले आए हो? तभी एक आदमी शीला को सारी हकीकत बताता है। वो सब सुनकर शीला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? शीला फूट फूट कर रोने लगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला पर आ गई थी और शीला भी अब खेती में काम करके अपने घर का गुजारा करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब राजू स्कूल जाने लगा था। माँ, जल्दी टिफिन दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ बेटा, अभी लाई। शीला टिफिन लेकर आती है और राजू को देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अब कॉलेज जाने लगा था। उसे कभी भी अपनी माँ की हालत पर दया नहीं आई थी। अब वो बहुत गैर जिम्मेदार बन गया था। अरे दोस्तों, क्यों ना हम सब कल कहीं पिकनिक पर जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजे करेंगे। ऐसा कह के सारे दोस्त घर निकल जाते हैं और राजू वही बैठकर सोचने लगता है। मैंने सबको पिकनिक के लिए हाँ तो बोल दिया, मगर मैं पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इसी सोच में डूबे हुए राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कल के कल 5,000 रुपए चाहिए। अरे मेरे लाल, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कुछ भी करके आज शाम तक पैसे दे दो, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। अरे बेटा, ऐसे मत करो, लेकिन मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। माँ, आप कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है मेरे लाल, मैं कुछ करती हूँ। अब शीला सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाए। शीला अपने खेत के मालिक के पास जाकर आधे पैसे उनसे उधार लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अब शीला अपने पड़ोसी के घर जाकर और कुछ पैसे उधार लेकर आती है और जैसे तैसे वो 5,000 रुपए जमा कर लेती है। माँ, चलो मुझे पैसे दो, जल्दी। हाँ मेरे राजा बेटा, अभी देती हूँ। शीला राजू को पैसे दे देती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकल जाता है। बेटा, संभल कर जाना और पैसे बराबर रखना। हाँ माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अभी। राजू घर से निकलता है और सारे दोस्त पिकनिक के लिए बस पकड़ते हैं। बस में राजू की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे बहुत पसंद आती है। राजू उससे बात करने लगता है। हाय, मैं राजू, आपका नाम? मैं प्रांजल। इस तरह बातों बातों में उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन प्रांजल एक बहुत गुस्सैल लड़की थी। पिकनिक से वापस आने के बाद राजू प्रांजल को अपने घर लेकर जाता है। माँ, देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है बेटा? शीला प्रांजल की ओर देखती है, लेकिन प्रांजल शीला की ओर बहुत गुस्से से देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद प्रांजल उनके घर से निकल गई।
माँ कैसी लगी प्रांजल तुम्हें? मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। बेटा, मुझे ये लड़की सही नहीं लगी। तुम्हें इससे कई अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप मत सिखाओ मुझे। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रांजल के साथ ही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है उसके साथ। अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। कुछ दिनों बाद राजू और प्रांजल की शादी हो गई। फिर एक दिन प्रांजल अपनी सास के साथ झगड़ा करने लगी। मैं कुछ काम नहीं करूंगी। तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अरे बेटी, पर मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हें ही तो करना है ना। तभी का तभी देखा जाएगा। आप मुझे मत सिखाओ। शाम को जब राजू घर आता है, ए जी देखो ना, तुम्हारी माँ कुछ काम नहीं करती और मेरे से सब करवाती है और ऊपर से झगड़ा भी करती है। राजू बाहर जाता है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाता है। प्रांजल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। प्रांजल हर रोज राजू को उसकी माँ के बारे में भड़काती रही, राजू को अपनी माँ से दूर करती रही। ऐसे ही एक दिन उसने अपने खुद के हाथ थोड़े जला लिए और शाम को जब राजू घर आया, ए जी देखो, आज आपकी माँ ने क्या किया। मैंने काम करने के लिए मना किया तो आपकी माँ ने मेरे हाथ जला दिए। प्रांजल की बातें सुनकर राजू बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, मैंने किया क्या है जो तुम मुझे घर के बाहर निकाल रहे हो? और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ बेटा? जरा अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचो। ऐसा मत करो बेटा। ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। बेचारी शीला अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलती है। वो पास ही के एक मंदिर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजू के सीने में दर्द होने लगता है। अरे सुनो प्रांजल, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रांजल राजू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करते हैं और प्रांजल से कहते हैं, देखिए मैडम, आपके पति के दिल में छेद है। हमें कल के कल कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अपना दिल इन्हें दे, नहीं तो हम आपके पति को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर प्रांजल बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये बात राजू के पड़ोसन को पता चलती है और वो जल्दी से ये बात राजू की माँ को बताती है। जैसे ही राजू की माँ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाओ। आप मेरा दिल ले लो, मगर मेरी बच्ची की जान बचा लो। शीला अपना दिल राजू को दे देती है और खुद अपने बेटे के लिए इस दुनिया को अलविदा कहती है। राजू का ऑपरेशन हो जाता है। अगले दिन जब राजू होश में आता है तो वो प्रांजल से पूछता है, अरे प्रांजल, मुझे क्या हुआ था? प्रांजल राजू को कुछ बताती तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं। राजू, तुम्हारा ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर डॉक्टर, मुझे हुआ क्या था? तुम्हारे दिल में छेद था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुनकर राजू और प्रांजल की आंखों में आंसू आने लगे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। क्या मेरी माँ ने अपना दिल मुझे दिया? हाँ राजू, तुम्हारी माँ ने अपना दिल तुम्हें दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की बातें सुनकर राजू हक्का बक्का हो जाता है। प्रांजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी राजू अपने दिल पर हाथ रखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मगर तुम्हें मेरी चिंता कभी हुई ही नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी पड़ने नहीं दूंगी। बस मैंने तो अपना वादा निभाया। खुश रहना मेरे लाल। ये सब सुनकर राजू बहुत रोने लगा, मगर अभी रोकर कुछ फायदा नहीं था। राजू की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा ना कोई है और ना ही कोई हो पाएगा। जिनके नसीब में माँ और पिता दोनों का प्यार है, वो इस दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब लोग हैं। हमेशा अपने माता पिता का आदर करो।